जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, आज हम इस वीडियो सीरीज़ में बातचीत करने वाले हैं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन। और मैं हूं राम मूर्ति, ये आपको तो शायद पता ही होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, उसका नाम है रसायन विज्ञान एक परिचय। और इस रसायन विज्ञान के इस परिचय क्लास में हम लोग पदार्थ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं, सबको हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में डील करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला में। चलिए, तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? द्रव्य के अणु, प्लाज्मा के अणु, गैस के अणु या ठोस के अणु? तो दोस्तों, अगर अणुओं के बीच में अगर आकर्षण बल देखा जाए तो इसका एक क्रम है। सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बल होता है वो ठोस में होता है, उससे कम द्रव्य में होता है, उससे कम गैस में होता है, और गैस से भी कम किस में होता है? प्लाज्मा स्टेट में होता है ना। तो इस प्रकार से अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर, यानी प्लाज्मा स्टेट। अब इसका डिस्कस भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं, ओ सॉरी, सबसे अधिक पूछा गया था ना, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम सबसे कम की बात कर लिए थे, सबसे कम की बात करते तो ये होता, लेकिन हमसे क्या पूछा गया? अधिकतम। क्या पूछा गया? अधिकतम आकर्षण बल, तब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए, तो एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पर उसका डिस्कस दिया गया है, आप देख सकते हैं। जिस बात को हमने बताया है वो बात यहाँ पर दिया गया है। कहता है कि ठोस पदार्थ की एक अवस्था है, ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, यानी आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आकार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापांक और अपरूपता मापांक होता है। ठोस के अणुओं के बीच का आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणु से कम तथा गैस के अणु के बीच का आकर्षण बल सबसे कम होता है। यानी सबसे ज़्यादा ठोस का होता है, इस चीज़ को हमने पहले बताया था। उससे कम द्रव का होता है और सबसे कम किसका होता है? गैस का होता है। चूँकि यहाँ हमसे पूछा गया था कि किसका अधिकतम होता है, तो अधिकतम के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का? एक मिनट, अधिकतम किस में? ठोस आ जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ से न्यूनतम पूछा जाता तब प्लाज्मा आ जाता। क्या जाता? प्लाज्मा। आगे की ओर चलते हैं। ये दूसरा नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट एक है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है और सबसे ज़्यादा ये आकर्षण बल ठोस में होता है, उससे कम द्रव्य में और सबसे कम गैस में पाया जाता है। फिर आगे की ओर देख लेते हैं। पदार्थ के कण द्रव्य और वायु में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं, ये सही बात है।
पदार्थ कणों से बने होते हैं, ये भी सही बात है। और पदार्थ के कण के बीच अंतर होता है, ये भी सही बात है। तो ये तो तीनों बात सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, कौन गलत है। तो हमें गलत ढूंढना है, और यानी सही नहीं है। तो इसमें से ए जो है ये सही नहीं है, यानी पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। यानी इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका डिस्कशन। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कहता है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं, सही बात है। पदार्थ के कण द्रव्य और वायु में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं। पदार्थ कणों से बने होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, यानी ये सभी सही बातें हैं। तो गलत बात कौन था, स्टेटमेंट नंबर 1। आगे की ओर चलते हैं, और ये अपना अगला सवाल है। कहता है कि ठोस के कण के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। कहता है वे यादृच्छा यानी रेंडमली रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं और उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है। हमसे पूछा गया है कि सही बताइए। तो देखिए न्यूनतम आकर्षण बल की जब बात होती है तो ये ठोस में नहीं बल्कि ये गैस में होता है। न्यूनतम आकर्षण बल किस में होता है, गैस में। तो ये तो गैस के लिए हो गया। यादृच्छ रूप से गतिशील होते हैं, ये भी गैस के कण की बात हो गई। कहता है उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, बड़े अंतराल, ये बात भी गैस के लिए हो गया। तो 3 बात जब गैस के लिए हो गया तब सही एक ही होगा। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित रहते हैं और ऐसे ठोस को हम लोग क्रिस्टलिन ठोस कहते हैं, यानी सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। मेरा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, वही बात कह रहा है। कहता है कि वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है एवं कण के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, वे ठोस कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनता है। ये अवयवी कण अणु या परमाणु या आयन होते हैं। क्या होते हैं, या तो वे अणु होते हैं या परमाणु होते हैं या वो आयन कहलाते हैं। आगे की ओर चलते हैं और देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, 2 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं या 4 अवस्थाएं। देखिए पदार्थ की सामान्य 3 अवस्था तो होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन एक अवस्था और आप जानते होंगे, प्लाज्मा स्टेट, और एक 5वां अवस्था है जिसे हम लोग बॉस-आइंस्टीन अवस्था कहते हैं। यानी इस प्रकार से 5 अवस्थाएं हो जाती है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए क्या कही गई इस बात में। सही बात हमने कहा 5 अवस्था, यानी बी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ दिया गया है पदार्थ ब्रह्मांड की विषय वस्तु है। प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं, कितने अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं तय की गई है। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 पदार्थ की क्या है, अवस्थाएं हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप देखिए। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न कब पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी
15 नवंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। देखिए, ये ठोस क्या आकृति दी गई है, ये लिक्विड यानी द्रव्य क्या आकृति दी गई है, ये गैस क्या आकृति दी गई है, और ये प्लाज्मा स्टेट क्या आकृति दी गई है। कहता है कि भाई एक बात बताइए, आप इससे क्या अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो कहता है ए में कि पदार्थ के चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है, ये तो बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं। यह आकृति पदार्थ के चौथी अवस्था है तथा प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। आगे, यह आकृति प्लाज्मा के भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसके लिए थोड़ा हम इसका डिस्कस देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर जानेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। देखिए, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। देखिए, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, ये तो अनुमान लगा सकते हैं, जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि इस फिगर में आप देखिएगा, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें कोशिका का कहीं बातचीत नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पर फिगर दिया गया है। कोशिका की तो इस फिगर में कोई चर्चा नहीं, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिका में मौजूद रहता है। इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, जो इस डिस्कस से स्पष्ट हो रहा है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। यह ठोस, द्रव्य तथा गैस के अणुओं से काफ़ी भिन्न होता है, इसलिए इसी पदार्थ का एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है। यानी प्लाज्मा स्टेट जो है वो पदार्थ के ठोस अवस्था, पदार्थ के गैसीय अवस्था और पदार्थ के द्रवीय अवस्था से भिन्न होता है, और इसलिए हम लोग इसे यानी प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ का चौथा अवस्था मानते हैं। यह तरल पदार्थ केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स में पाया जाता है। और यह किस में पाया जाता है, आरबीसी में। प्लाज्मा किस में पाया जाता है, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट्स में पाया जाता है। प्लाज्मा का काम इसे पोषण पहुंचाना है, रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना है। कहता है प्लाज्मा का काम होता है कि वे रक्त को पोषण प्रदान करे तथा रक्त वाहिनी जो नालिका होता है उसमें वो रक्त के विचरण में सहायता करता है। आगे की ओर चलते हैं, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। प्रश्न कहता है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होती है, ठोस में, द्रव्य में, गैस में या प्लाज्मा में। देखिए, विसरण की क्रिया तो सबसे कम ठोस में होती है, उससे कम द्रव्य में। सबसे तीव्र गति से जो होती है वो किस में होगा, गैस में होता है। विसरण की प्रक्रिया सबसे तीव्र गति में किस में होती है, गैस में होती है, और ये बात यहाँ दिया गया है। देखिए, कहता है पदार्थों की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस में से एक गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों के विसरण अत्यधिक तीव्र होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता। मतलब गैस की जो सामान्य तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, इन तीनों में गैस वह भौतिक अवस्था है जिसका ना तो आकार निश्चित होता है ना उसका आयतन निश्चित होता है, साथ ही साथ इसका जो विसरण शक्ति होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अणु के बीच ना तो आकर्षण बल होता है और ना ही
प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण बल भी बहुत नगण्य यानी सूक्ष्म माना जाता है। आगे की ओर चलते हैं और इस प्रश्न को देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत को चूज करना है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, तो ये तो सही है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, ये सही बात है। हमें गलत चूज करना है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये भी सही बात है, तो ये भी नहीं होगा। पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, जी ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, लेकिन ये पदार्थ की अवस्था पर निर्भर करती है। जैसे कि ठोस है, ठोस के कणों के बीच का रिक्त स्थान कम होता है, उससे ज़्यादा द्रव के कणों के बीच का रिक्त स्थान होता है, और सबसे ज़्यादा गैस के कणों के बीच का रिक्त स्थान होता है। गैस के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे कहते हैं आणविक स्थान। क्या कहते हैं? आणविक स्थान। तो गलत क्या है? जो गलत है वही अपना आंसर होगा। तो गलत है ए, यानी पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में, तो जी नहीं, पदार्थ के कण गतिशील अवस्था में होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। गलत चूज करना था, इसलिए ए हो गया। यहाँ पर दिया गया है, इस बात को पढ़ लेते हैं थोड़ा जानकारी के लिए। पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं निम्नवत है। पॉइंट नंबर 1 में सभी पदार्थ कण से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, सही बात है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही बात है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा था? स्थिर होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। छठा, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कण की गति तेजी से बढ़ता है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाते हैं उसका जो गति होता है वो बढ़ने लगता है। चलिए देखिए, यहाँ कहा गया है कि एक शुद्ध द्रव्य है, डैश एक शुद्ध द्रव्य है, चीनी का घोल, मीथेन, वायु या दूध। ये ग्रुप डी में पूछा गया है और ये कब पूछा गया है? 24/9/2018 में। कहता है कि इनमें से कौन एक शुद्ध द्रव्य है? क्या चीनी का घोल शुद्ध द्रव्य है, मीथेन शुद्ध द्रव्य है, या वायु शुद्ध द्रव्य नहीं पदार्थ है, या वायु शुद्ध पदार्थ है? बताइए इनमें से कौन शुद्ध पदार्थ है? चलिए, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन शुद्ध पदार्थ है। देखिए यहाँ कहा गया है, कहता है कि मीथेन शुद्ध पदार्थ है, यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैसों के रूप में पाई जाती है। कौन? मीथेन। मीथेन कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के गर्भ में। कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के गर्भ में जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उस पेट्रोलियम पदार्थ के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाए जाते हैं। यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहता है? मार्स गैस। अब प्रश्न पूछ सकता है कि मीथेन को किस नाम से जाना जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। लेकिन मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदली भूमि में भी पाया जा सकता है। तो अपना सही आंसर क्या आ जाएगा? मीथेन, यानी बी इज द राइट आंसर। मीथेन पाया कहाँ जाता है? पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस के रूप में, इसके अलावा दलदली भूमि के नीचे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। बहुत लंबा चौड़ा ये प्रश्न है। देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक दृढ़ता के लिए दिया गया है और एक संपीड्यता के लिए दिया गया है। और हमसे कहा गया है कि नीचे में जो विधान हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से कौन सही है या कौन गलत है, इसका चयन आप कीजिए।
तो कहता है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थानों के आधार पर आकार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र के आकार पकड़ लेते हैं। पात्र के आकार पकड़ लेते हैं और देखा जाए तो गैस का कोई आकार नहीं होता। सही बात है। सही बात क्या है कि कण के स्थान के आधार पर आकार का बदलाव होता है, ये बात सही है। आगे कहता है संपीड्यता। कहता है कि यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैस में यह गुण पाया जाता है। तो बी तो सही है, तो बी सत्य है। यहाँ ये असत्य है, ये गलत हो गया ना। अब बी सही है तो केवल ए नहीं हो सकता, ये असत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या सही हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है कि कण के स्थान के आधार पर आकार में बदलाव होती है और संपीड्यता के कारण जब दाब बढ़ाते हैं तो गैस का आयतन कम हो जाता है। खैर चलिए, इसका डिस्कस तो यहाँ दिया होगा, वही है। ओ यहाँ तो सी दे दिया है, सी मतलब केवल बी सही है, ए गलती है। अब कारण क्या दिए हुआ है सो देखिए। कहता है कि पदार्थ में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ में टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटके या धक्का का विरोध करता है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर क्या कहा गया? दृढ़ता के बारे में ना। हाँ ये सही, ये गलत हो गया। ये दृढ़ता के नहीं तो सही मेरा केवल बी हो जाएगा। यहाँ पर दृढ़ता के बारे में कहा गया था, बी हो जाएगा, केवल सही बी हो जाएगा। चलिए सी सही आंसर है ना। कथन ए गलत है तथा कथन बी सही है, क्योंकि संपीड्यता गैस में सबसे अधिक पाई जाती है। इस कारण से उच्च दाब पर इनका आयतन कम होता है। चलिए, इसका सही आंसर सी होना चाहिए था। हाँ हम गलत पढ़ दिए थे। चलिए देखिए, कहता है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। समांगी मिश्रण हो सकता है, विषमांगी मिश्रण हो सकता है, शुद्ध पदार्थ मिश्रण हो सकते हैं। थोड़ा इसके डिस्कस को थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जेई जूनियर इंजीनियर RRBO पूछा गया है, तो थोड़ा इसके डिस्कस को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिए कहता है कि प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों ही होता है। जैसे समांगी मिश्रण नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण। यानी मिश्रण दो ही प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार से अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सी हो जाएगा। मिश्रण प्रकृति में दो प्रकार के हो सकते हैं, समांगी और विषमांगी। शुद्ध पदार्थ से कोई मिश्रण ही नहीं हुआ। चलिए आगे की ओर चलते हैं और ये देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण हो सकता है? एक मिश्र धातु किसका उदाहरण हो सकता है? कोलाइडल विलयन का, पाइस का, ठोस विलयन का या विविध मिश्रण का? थोड़ा इसका डिस्कस हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये तो अपने आप पता चल जाएगा। चलिए, कहता है कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। प्रमुख प्रकार के विलयन निम्नवत है। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु जैसे पित्तल, तांबा और जस्ता से बनता है। ठोस में द्रव्य का विलयन यानी थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन। गैस में ठोस का विलयन, वायु में कपूर का विलयन। द्रव्य में द्रव्य का विलयन जैसे कि जल में एल्कोहल का विलयन।
गैस में द्रव्य का विलयन, जैसे कुहासा या अमोनियम गैस में गैस का जल में विलयन इत्यादि। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि मिश्र धातु किसका उदाहरण है। तो ना तो कोलाइडी विलयन का है, ना पाइस का है, ये ठोस विलयन का है, क्योंकि इसमें 2 ठोस को मिलाया जाता है। ये किसका है, ठोस विलयन का है। चलिए आप लोग इसका बताइए, इसका क्या होगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी है, पित्तल, पानी में चीनी का घोल, दूध या वायु, बताइए। विषमांगी मिश्रण के बारे में देखिए, तो पानी में जो चीनी है ये तो समांगी है, हमको विषमांगी मिश्रण पूछा है, तो ज़रा इसको देख लेते हैं भाई साहब। तो ये हो जाएगा दूध। दूध एक कोलाइडी विलयन भी है। कहता है कि दूध एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग में उनके अवयवी कण के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक जैसा नहीं होते हैं, जैसे कि लोहा और गंधक का मिश्रण, बालू और नमक का मिश्रण। यहाँ क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हमसे पूछा गया है। तो ये तो समांगी मिश्रण होते हैं, वायु विषमांगी मिश्रण होते हैं। क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण दूध हो जाएगा। तो दोस्तों शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज हम अपने सीरीज़ को यहीं पर विराम देते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।